नागरी लिपि का विकास और मानकीकरण। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की दो प्राचीन लिपियाँ थीं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यह लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतर थे। इनमें से एक रूपांतर उत्तरी शाखा के रूप में थी जिसे नागरी कहते थे। इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। कुछ लोगों का मत है कि यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी तथा इसके अक्षर तांत्रिक चिन्ह देवनागर के अनुरूप चौकोर हैं, इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे, किंतु यह मत अधिक पुष्ट नहीं है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देवभाषा संस्कृत के लिए होने लगा तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। देवनागरी लिपि सुधार और संशोधन। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के जो प्रयास समय समय पर किए गए उन्हें ही देवनागरी का विकास कहते हैं। इस संबंध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम बंबई राज्य के महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति गठित की। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना बनाई गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। तदुपरांत वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि में सुधार एवं संशोधन के लिए प्रयास किए। काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी, यथा अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंच, पंच, कंबल, कंबल, हिंदी, हिंदी, कंठ, कंठ, गंगा, गंगा। श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को प्र, श्र को श्र के रूप में लिखने का सुझाव दिया गया। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। इसके प्रमुख सुझाव निम्न थे। अ की 12 खड़ी भ्रामक है। मात्राएं यथास्थान रहें किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए। द्विविध लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया जाए: अ, झ, ध, भ, ल। संयुक्त वर्णों क्ष, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। इन सुझावों को थोड़े हेर फेर से स्वीकार कर लिया गया। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। ख, ध, भ, छ को क्रमशः ख, ध, भ, छ के रूप में लिखा जाए। लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे हैं और यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की अ ध्वनि को अंगीकार कर लिया है तथा फारसी की ख, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ भी यहाँ आ गई हैं। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि रोमन एवं फारसी लिपि की तुलना में
अधिक वैज्ञानिक है। इस लिपि में गुण अधिक हैं, दोष न्यूनतम है। इसकी वैज्ञानिकता की प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। पहला, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। यह वर्णमाला इस प्रकार है: स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार एक है, विसर्ग एक है। व्यंजन कंठ्य क, ख, ग, घ, ङ कुल 5 हैं। तालव्य च, छ, ज, झ, ञ 5। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण 5। दंत्य त, थ, द, ध, न ये भी 5 हैं। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म ये भी 5 हैं। अंतस्थ य, र, ल, व ये 4 हैं। ऊष्म स, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन श, त्र, य, श्र। द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़। कुल वर्ण है 52। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। वायुमुख विवर में बिना अवरोध के बाहर निकलती है, किंतु व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णनात्मक लिपि है। समग्रता देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि में ण एवं न दोनों के लिए वर्ण n है, जबकि देवनागरी लिपि में इनके लिए अलग अलग वर्ण चिन्ह हैं। उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। यहाँ जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में अनुच्चारित या साइलेंट अक्षर नहीं होते, किंतु रोमन लिपि में कुछ शब्दों में साइलेंट वर्ण होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किंतु बोले नहीं जाते। यथा नाइफ में के साइलेंट है, नाइफ। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, साइकोलॉजी। नॉलेज में के, डब्ल्यू, डी 3 साइलेंट ध्वनियाँ, नॉलेज। देवनागरी लिपि में लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता है। यह इसकी वैज्ञानिकता को पुष्ट करती है। नियतता देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि को लिखने के कई विकल्प हैं, इसलिए वहाँ वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण है क, जबकि रोमन लिपि में यह कई तरह से लिखी जाती है। यथा क के लिए सी कैट, क के लिए के किंग, क के लिए क्यू क्वीन और क के लिए सी एच केमिस्ट्री। निश्चितता देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण है। यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता, किंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर अलग अलग उच्चारण देता है। यथा बट, बट में यू ध्वनि अ का उच्चारण देती है। पुट में यू ध्वनि उ का उच्चारण देती है। कैट में सी ध्वनि क का उच्चारण देती है। सिटी में सी ध्वनि स का उच्चारण देती है। निश्चित उच्चारण के कारण भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। स्पष्टता वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसके 2 वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता ना हो। रोमन लिपि में कुछ चिन्हों की आकृति इतनी मिलती जुलती है कि हाथ से लिखने पर उनमें अस्पष्टता आ जाती है। यथा सी ई एम एन आई आई ओ क्यू। देवनागरी लिपि में वर्णों की यह अस्पष्टता नहीं है, इसलिए वह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। कम खर्चीली मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की तुलना में कम स्थान घेरती है, इसलिए वह कम खर्चीली है। यथा थोथा, चंद्रिका, स्कूल। सरल, कलात्मक एवं सुंदर देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है।